Crohn's disease. This video is for GNM second year. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease. It causes inflammation of your digestive tract, which can lead to abdominal pain, severe diarrhea, fatigue, weight loss, and malnutrition. Inflammation caused by Crohn's disease can involve different areas of the digestive tract in different people. तो क्रॉन डिज़ीज़ भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है. ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के अंदर ही आता है और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, सीवियर डायरिया, फटीग, वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन होता है. और दिस इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय क्रॉन्स डिजीज़ कैन इन्वॉल्व डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन डिफरेंट पीपल. अब अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ में ये फ़र्क है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलॉन में होता है, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या कहीं पर भी हो सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अल्सर्स होते हैं, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ में सिर्फ इन्फ्लेमेशन होता है. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द क्रॉन्स डिज़ीज़. ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है हमारी, और ये क्रॉन्स डिज़ीज़ में इंटेस्टाइन हो जाती है. बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होने के बाद वो एरिया जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है उस एरिया में ज़्यादातर स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं. स्ट्रिक्चर्स मतलब कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो थिक हो जाती है, और वो एरिया का जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन जो है छोटा हो जाता है, और उस एरिया से फिर डाइजेस्टिव कंटेंट पास होना मुश्किल हो जाता है. ये देखो नॉर्मल वॉल और ये थिकन वॉल, ये वॉल जो है थिक हो गई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और थिक होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं, या पैसेज जो है इतना छोटा हो जाता है कि कंटेंट्स का पास होना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्ट्रिक्चर्स नहीं होते. क्रॉन्स डिजीज़ में स्ट्रिक्चर्स हो जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्ट्रिक्चर्स नहीं होते. अल्सर्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है. द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय क्रॉन्स डिजीज़ ऑफन स्प्रेड्स डीप इनटू द लेयर्स ऑफ द अफेक्टेड बाउल टिश्यूज़. तो क्रॉन्स डिजीज़ में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो डीप लेयर्स को अफेक्ट करता है. क्रॉन्स डिजीज़ कैन बी बोथ पेनफुल एंड डेबिलिटेटिंग एंड समटाइम्स में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस. और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और कभी कभी इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं. वाइल देयर इज़ नो क्योर फॉर क्रॉन्स डिजीज़, therapies can greatly reduce its signs and symptoms and even bring about long-term remission. और जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसी तरह क्रॉन्स डिजीज़ का भी कोई क्योर नहीं है. इसका जो ट्रीटमेंट है वो बस साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, और साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस होने के बाद एक पीरियड आता है रेमिशन पीरियड. रेमिशन पीरियड का मतलब होता है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते, तो रेमिशन पीरियड आता है. विद ट्रीटमेंट मैनी पीपल विद क्रॉन्स डिजीज़ आर एबल टू फंक्शन वेल. और ट्रीटमेंट से साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं, और कभी कभी साइन एंड सिम्टम्स एकदम भी नहीं होते, और लोग जो है दे आर एबल टू फंक्शन वेल. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इन सम पीपल विद क्रॉन्स डिजीज़ ओनली द लास्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड. और कई लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि क्रॉन्स डिजीज़ में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट सेगमेंट है, इलियम, वो ही अफेक्टेड होता है. इन अदर्स द डिजीज़ इज़ कन्फाइंड टू द कोलॉन, पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. और दूसरों में जो डिजीज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है. द मोस्ट कॉमन एरियाज अफेक्टेड बाय क्रॉन्स डिजीज़ आर द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलॉन. और ज़्यादातर लोगों में जो एरियाज अफेक्टेड होते हैं वो है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलॉन. कोलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ कोलॉन ही अफेक्टेड होता है. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर. और क्रॉन्स डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं. दे यूजुअली डेवलप ग्रेजुअली बट समटाइम्स विल कम ऑन सडनली विदाउट वार्निंग. और कभी कभी ये ऐसा होता है कि एकदम से आ जाते हैं, वरना साइन एंड सिम्टम्स जो है ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, स्लोली डेवलप होते हैं.
Patient may also have periods of time when he may have no sign or symptoms. Remission, तो कभी कभी ऐसा भी पीरियड होता है जब कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो डिजीज़ क्योर हो गई. डिजीज़ क्योर नहीं हो सकती. When the disease is active, sign and symptoms may include, और जब डिजीज़ एक्टिव स्टेज में होती है तो साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं, जैसे कि डायरिया, फीवर, फटीग, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लड इन स्टूल. ब्लड इन स्टूल को हम मेलिना भी बोलते हैं. माउथ सोर्स, reduced appetite and weight loss, pain or drainage near or around the anus due to inflammation from a tunnel into the skin. People with severe Crohn's disease also may experience inflammation of the skin, eyes and joints. तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से Crohn's disease में इम्यून, ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसमें इम्यून मैल फंक्शन की वजह से होता है कि इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है. तो कभी कभी क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये होता है कि इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को छोड़कर कहीं और भी इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जैसे कि स्किन, आइज़ या जॉइंट्स हो गया. अगर जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स या अर्थराइटिस हो जाएगा. आइज़ और स्किन में भी इसी तरीके से ये इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लगता है अपने सेल्स को. इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और बाइल डक्ट्स, कभी कभी अगर ज़्यादा सीवियर है क्रॉन्स डिजीज़, देन देयर कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और बाइल डक्ट्स. डिलेड ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट लेट होगा. कॉजेस, तो एग्जैक्ट कॉज इज़ अननोन. अल्सरेटिव कोलाइटिस होने दो या फिर क्रॉन्स डिजीज़ होने दो, इन दोनों का एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता. और पहले ऐसा बताया जाता था कि डाइट और स्ट्रेस की वजह से होता है. नहीं, डाइट और स्ट्रेस सिर्फ सिम्टम्स को बढ़ाते हैं, लेकिन दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ क्रॉन्स डिजीज़. इम्यून सिस्टम को बताया जाता है कि इट कैन बी एन एग्जैक्ट कॉज, इट मे बी अ कॉज ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, नॉट एन एग्जैक्ट बट इट मे बी अ कॉज ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस. जब इम्यून सिस्टम बैक्टीरियाज और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होता है. और हेरिडिटी, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसकी फैमिली में क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा तो उनके रिस्क ज़्यादा होंगे होने के. एज, ये किसी भी एज में हो सकता है. और क्रॉन्स डिजीज़ आर डायग्नोज बिफोर दे आर अराउंड 30 years और ओल्ड. तो क्रॉन्स डिजीज़ उन लोगों में डायग्नोस होता है 30 years से पहले ही डायग्नोस हो जाता है, और वैसे किसी भी एज में हो सकता है. सिगरेट स्मोकिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग क्रॉन्स डिजीज़. तो चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो, दोनों में अगर दोनों ही डायग्नोस होते हैं पेशेंट को, तो उनको सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वाइल दे डू नॉट कॉज क्रॉन्स डिजीज़, दे कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाउल दैट मेक्स क्रॉन्स डिजीज़ वर्स. तो एनसेड्स जो होते हैं, एनसेड्स से अल्सर होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं. तो एनसेड्स कभी भी खाली पेट भी नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा एनसेड्स भी नहीं लेने चाहिए. ज़्यादा एनसेड्स लेने से किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस भी होते हैं. और इसके अलावा अगर पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज़ है तो इन्फ्लेमेशन, उसके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा दिखाई देंगे, ज़्यादा फिर उसको इन्फ्लेमेशन होगा. इट कैन वर्स, क्रॉन्स डिजीज़ को वर्स कर सकता है एनसेड्स. टेस्ट फॉर एनीमिया और इन्फेक्शन, ब्लड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट करेंगे एनीमिया के लिए, इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए. फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ये एक ऐसा दिस इज़ नॉट ब्लड टेस्ट, फीकल ऑकल्ट टेस्ट होना चाहिए. ये फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट
अच्छा, ये एक टेस्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि फीसिस में हिडन ब्लड तो नहीं है। क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि हो सकता है कि फीसिस में या स्टूल में हिडन ब्लड हो। हिडन ब्लड को चेक करने के लिए फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। कोलोनोस्कोपी मैंने आपको बताया है कि कोलोन को विजुलाइज करने के लिए हम एनस से एक कैमरा डालते हैं, एक ट्यूब डालते हैं जिसमें कैमरा होता है। CT, MRI, कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी बेसिकली एक कैप्सूल होती है जो हम पेशेंट को स्वॉलो करने के लिए बोलते हैं और उस कैप्सूल में कैमरा होता है और वो जहाँ जहाँ जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ से वो पिक्चर्स क्लिक करती है और उन पिक्चर्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं बाद में। ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस भी इसके सिमिलर है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में, इसमें भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स देंगे, इम्यून डिप्रेसेंट्स देंगे। इम्यून डिप्रेसेंट्स जैसे कि मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन। एंटीबायोटिक्स कभी कभी दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोजिल वगैरह। पेन रिलीवर, एसिटामिनोफिन। एसिटामिनोफिन ज़्यादा नहीं देंगे बिकॉज अगेन इट इज़ एन एनसेड, तो एनसेड हमें ज़्यादा नहीं देना है। एनसेड ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा कि जो क्रॉन्स डिजीज़ है वो सीवियर हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम पेन रिलीवर्स दे सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं हम। विटामिन B12 दे सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन D सप्लीमेंट्स दे सकते हैं बिकॉज अगेन पेशेंट को माल न्यूट्रिशन होगा, डायरिया की वजह से हो सकता है, या फिर अब्जॉर्प्शन सही नहीं, जो अब्जॉर्प्शन है वो सही नहीं होगा, उस वजह से होगा माल न्यूट्रिशन। तो इसीलिए ये सारे सप्लीमेंट्स देना है, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B12। डाइटरी थेरेपी, लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी लो फाइबर डाइट कहा जाता है लेने के लिए, उसी तरह इसमें भी लो फाइबर डाइट, लो फैट डाइट और डेयरी प्रोडक्ट्स को कम लेना है। स्पाइसी फूड, अल्कोहल, कैफीन, ये सब चीज़ें मना करनी है पेशेंट को, और पेशेंट को बोलना है टू हैव स्मॉल मील्स। And then ask the patient to drink plenty of liquids. Plenty of liquids में water is the best, और पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि वो अल्कोहल और बेवरेजेस ले, बल्कि हमें पेशेंट को बोलना है कि वाटर ले, पानी पिए। अल्कोहल, बेवरेजेस, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ये सब चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ सीवियर हो सकता है। कंसिडर मल्टीविटामिन्स, तो मैंने आपको बताया कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है, पेशेंट को वेट लॉस होता है, पेशेंट सही से खा नहीं पाता, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पेशेंट को मल्टीविटामिन्स भी देना है। सर्जरीज हम उन कंडीशन में करते हैं जहाँ पे फिस्टुला बन जाता है और या फिर एब्सिस हो गया है, बहुत ज़्यादा पस जमा हो गया है, तो तब हम सर्जरीज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर फिस्टुला बन गया है, फिस्टुला क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग, अबनॉर्मल पैसेज, अगर पैसेज बन चुका है, अबनॉर्मल पैसेज, तो तब हम सर्जरी कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में पेशेंट को स्मोकिंग क्विट करने को बोलेंगे और एक्सरसाइज करने को बोलेंगे टू रिड्यूस स्ट्रेस। कॉम्प्लिकेशंस, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि जो वॉल है, इंटेस्टाइनल वॉल है, वो थिक हो जाती है। थिक होने की वजह से जो अंदर का ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, जो अंदर की जगह है वो नैरो हो जाती है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती है कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि जो फीसिस है या बाउल्स है वो पास नहीं हो पाते, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अल्सर्स, chronic inflammation can lead to open sores anywhere in your digestive tract including mouth, anus and in genital area. अल्सर्स कहीं पर भी हो सकते हैं इसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, माउथ में भी हो सकते हैं, एनस में भी हो सकते हैं, या फिर जेनाइटल एरिया में भी हो सकते हैं। फिस्टुलास,
फिस्टुलाज क्या है? फिस्टुलाज इज दी अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक कनेक्शन या फिर पैसेज सा बन जाता है। फिस्टुला कैन डेवलप बिटवीन योर इंटेस्टाइन एंड द स्किन। इंटेस्टाइन और स्किन के बीच में एक फिस्टुला हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइन या दूसरे ऑर्गन्स के बीच में एक फिस्टुला हो सकता है। फिस्टुलाज नियर और अराउंड द एनल एरिया आर द मोस्ट कॉमन काइंड। और एनल एरिया के आसपास जो फिस्टुला होते हैं, पेरीएनल फिस्टुला बोलते हैं उन्हें, ये बहुत कॉमन होते हैं। एनल फिशर के बारे में आप और डिटेल में भी पढ़ेंगे। एनल फिशर बेसिकली एक टियर होता है जो एनस में हो जाता है। एनस की जो स्किन होती है उसमें जब टियर हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनल फिशर। Malnutrition, diarrhea, abdominal pain and cramping may make it difficult for the patient to eat or for the intestine to absorb enough nutrients to keep you nourished। तो डायरिया, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग की वजह से क्या होता है, पेशेंट सही से खा नहीं पाता और जो इंटेस्टाइन है वो सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट्स को, तो इसकी वजह से पेशेंट को मालन्यूट्रिशन होगा। तो हमें सप्लीमेंट्स देने हैं, आयरन देना है पेशेंट को, विटामिन B12 देना है, ये सारी सप्लीमेंट्स देने हैं। कोलोन कैंसर दिस इज़ द मेन रिस्क। क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की वजह से पेशेंट हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग कोलोन कैंसर। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, दूसरे बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और पेशेंट को गॉल ब्लैडर या लिवर डिजीज़ हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगा पेशेंट को? अगर हम पेशेंट को ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। एनीमिया हो सकता है क्योंकि मैल अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एनीमिया हो सकता है। मेडिकेशन रिस्क जैसे कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम देते हैं पेशेंट को, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकते हैं और पेशेंट को कुछ कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर्स या फिर लिम्फोमा हो सकते हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स की वजह से कैंसर्स भी होते हैं और कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर अमॉन्ग अदर्स। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा देते हैं पेशेंट को तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होगा, बोन फ्रैक्चर, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें होगी। Now difference between ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis only affects the large intestine. तो ulcerative colitis या तो सिर्फ कोलॉन में होता है या फिर रेक्टम में होता है, लेकिन Crohn's disease कहीं पर भी हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से लेकर एनस तक कहीं पर भी हो सकता है Crohn's disease. Ulcerative colitis develops in the rectum and colon, either part ऑफ और एंटायर कोलॉन, या तो पूरे कोलॉन में होता है या फिर सिर्फ रेक्टम में होगा या फिर सिर्फ कोलॉन में होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन Crohn's disease appears more commonly at the end of the small intestine. इलियम में ज़्यादातर दिखाई देता है Crohn's disease. Ulcerative colitis present in a continuous pattern of inflammation. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस पैटर्न में होती है इन्फ्लेमेशन, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन पैचेस में होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती, फिर कहीं होती है फिर कहीं नहीं होती, ऐसे करके पैचेस में होती है इन्फ्लेमेशन टेक्स प्लेस इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो इनर मोस्ट लाइनिंग में होती है, और क्रॉन्स डिजीज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो एंटायर थिकनेस ऑफ द बॉवल वॉल, वो पूरी थिकनेस में होती है, पूरे बॉवल की थिकनेस में इन्फ्लेमेशन होती है। 30% of those in remission will relapse in the next 365 days। मतलब कि जिनमें रीएमिशन है, जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, उनके सिम्टम्स एक साल में फिर से आ सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ में जिनके सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके सिम्टम्स 5 साल के अंदर आएंगे एक बार, तो कम दिखाई देंगे क्रॉन्स डिजीज़ में सिम्टम्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।